एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड एंगल, और साथ ही साथ करने वाले हैं भाई इसके फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। मतलब क्या है सर? मतलब ये भाई ऐसे फैक्टर को भी हम पढ़ेंगे जिनकी वजह से बॉन्ड एंगल में भी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं भाई, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है हम इस वक्त बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस यूनिट के 5 लेक्चर हो चुके हैं भाई। क्योंकि पहले 3 लेक्चर में हमने जाना था हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट जान लिया था। 4th लेक्चर में हमने हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक जान ली थी। 5th लेक्चर में भाई आपको पता है हमने स्टार्ट किया था बॉन्ड पैरामीटर्स, और बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास 3। कौन कौन से भाई? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। भाई बॉन्ड लेंथ को हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बॉन्ड एंगल को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। ठीक है सर, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन ये होता है सर, पहले तो हमें ये बता दीजिए कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। भाई बॉन्ड पता है आपको क्या होता है? बिल्कुल पता है सर। जब दो एटम है उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सर, हम उसको बॉन्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। एंगल जानते हैं एंगल क्या होता है? भाई बचपन से चलते चले आते हैं सर, हमारे पास में कोई भी 2 एक्सिस हैं, उन दोनों एक्सिस के बीच में पाया जाएगा एंगल। भाई उन्हीं के बीच में तो एंगल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, इसका नाम है बॉन्ड एंगल। कहने का मतलब ये है सर, हो सकता है कि कोई हमारे पास एक एटम है और इससे कोई 2 एटम लगे हुए हैं, इससे कोई दूसरे 2 एटम लगे हुए हैं। अब इन दोनों एटम के बीच में क्या रहेगा भाई? बॉन्ड तो रहेगा ना। इसके बीच में भी बॉन्ड है, इसके बीच में भी बॉन्ड है। अब इन दोनों बॉन्ड के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। भाई वही एंगल आपका कहलाता है बॉन्ड एंगल। दैट एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। भाई क्या मतलब है सर? इसमें तो जानने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, जब किसी भी एटम में किसी एक पर्टिकुलर एटम से एक से ज्यादा एटम्स लगे होते हैं तो उनमें जो पाए जाते हैं बॉन्ड्स, उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल कहलाता है। और आपको पहले ही बता चुके हैं भाई, हम यहां पर केवल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, हम यहां पर आयनिक बॉन्ड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भाई अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि भाई बॉन्ड एंगल होता क्या है तो ये बता दीजिए, तो हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे द एंगल बिटवीन द covalent bonds attached to the same atom। भाई जब किसी एक एटम से जितने कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल आपका क्या कहलाएगा भाई? आपका क्या कहलाएगा भाई? बॉन्ड एंगल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा भाई? बॉन्ड एंगल कहलाएगा। मे भी हो सकता है ए के साथ 2 एटम ऐसे लगे हैं, या हो सकता है ए के साथ 2 एटम ऐसे लगे हों। तो भाई इनके बीच का जो भी एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल कहेंगे। ये तो सिंपल सी बात थी सर, इसमें कोई जानने वाली चीज नहीं थी। जानने वाली चीज तो अब स्टार्ट होती है, जानने वाली और इंटरेस्टिंग चीज तो अब स्टार्ट होती है, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। भाई ऐसे फैक्टर्स हमें जानने हैं, जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। ज्यादा नहीं सर, 5 फैक्टर्स ऐसे लेके आया हूं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेजुएशन ही नहीं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। पहला फैक्टर हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। आप ये नहीं बोल सकते सर हमने हाइब्रिडेशन पढ़ ली है ना। भाई पहले 3 लेक्चर में तो हमने हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा था सर? हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में अपने को 3 ही हाइब्रिडेशन देखने को मिले थे। अपने को कितने टाइप के हाइब्रिडेशन मिले थे भाई? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिले थे। हाइब्रिडाइजेशन भाई हमने जाना था कि हमारे पास 3 टाइप के हाइब्रिडेशन है। कौन कौन से हाइब्रिडेशन थे सर? हमारे पास सर एक था sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, दूसरा था sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, तीसरा था हमारा sp3 हाइब्रिडेशन। कोई प्रॉब्लम?
नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी ना, बॉन्ड लेंथ में कोई भी फैक्टर अफेक्ट करने वाला फैक्टर था हमारा एक हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पर हमने जो चीजें देखी थी वो देखी थी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से, तो वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर हम भी क्या करने वाले हैं, एस कैरेक्टर की परसेंटेज को निकालने वाले हैं। निकालिए सर, क्या निकालना चाहते हो, चले निकाल लेते हैं यहां से। देखिए बात करते हैं, हमारे पास एस पी है भाई, दो चीजें हैं, एक एस है दूसरा है पी। भाई अगर किसी कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये उसके पास 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, क्योंकि दो है ना, तो आधा आधा हो जाएगा। मींस यहां पर s कितना है भाई, हम कहेंगे 50% है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा sp2 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज, वैसे तो हमने 33 निकाला था। क्यों निकाला था भाई, हमने इसलिए निकाला था क्योंकि यहां पर 3 ऑर्बिट हो गई, एक 3 ऑर्बिटल होगी, एक s होगी, 2 हमारे p हो गई। तो s तो एक है ना, बाकी 2 p है, मतलब s आपका 1/3 पार्ट हो गया। 1/3 का मतलब भाई 33% हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहां पर आप देखो तो 4 में से एक s है, मतलब 1/4 हो गया। बोले तो 25% यहां पर क्या होगा, 25% यहां पर क्या होगा, s कैरेक्टर होगा। 25% यहां पर क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहां पर जाननी आवश्यक है। पहली चीज तो ये जाननी थी, जान ली। ठीक भाई, यहां पर एक चीज और कर लेते हैं, चलिए इसको हटा, इसी में मिक्स कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्या मिक्स करना भैया, इसको थोड़ा सा आगे एक और बढ़ा देता हूं, यहां पर लिख देते हैं इनका बॉन्ड एंगल। क्या लिखते हैं भाई, बॉन्ड एंगल। भाई जाना था कि नहीं जाना था, बिल्कुल जाना था सर। sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पर मेरा बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। ठीक है सर, sp2 में कितना था, 120 डिग्री। ठीक है सर, sp3 में कितना था, 109 डिग्री, 28 मिनट था। बस भाई मेरे को यही जानना था और ये हो चुका है मेरा अब क्लियर। सर क्या जानना था मेरे को, यहां से एक चीज देखो, क्या देखना भाई, मेरे को यहां पर अगर मैं देखूं परसेंटेज एस कैरेक्टर देखूं तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। और एंगल अगर देखो तो भाई बॉन्ड एंगल भी ऊपर से नीचे घट रहा है। मतलब कहने का ये है, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। देखो यहां पर एस कैरेक्टर कितना है, 25%, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एस कैरेक्टर बढ़ा 33% हुआ तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया 120 डिग्री हो गया। एस कैरेक्टर और बढ़ा 50% हुआ, बॉन्ड एंगल और बढ़ के 180 डिग्री हो गया। मतलब सर वी कैन से द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, और दोनों हाइड्रोजन, अब हम कहेंगे भाई दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल सेम है क्या, हम देखेंगे सर उस कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या है। अगर sp हाइब्रिडेशन हुआ तो वहां पर आपका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। अगर sp2 हुआ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, sp3 हुआ बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। इतनी सी बात है, बस सिंपल सी कहानी होगी। पहला फैक्टर अपन को समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सर क्या होगा सेकंड फैक्टर, वी कैन से प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर अगर मान लीजिए कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मुझे ये बताइए कि वहां पर बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एंगल उसकी वजह से बढ़ेगा या फिर घटेगा। मैं बता देता हूं आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, पहले उसको जान लो फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। आपको पता है NH3 होता है अपने पास, क्या होता है NH3, अपने पास होता है NH3। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितने, 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 1 होता है। यहां से ये एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहां से ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे, अकेले। कहने का मतलब ये है, अगर मैं NH3 में देखूं तो हमारे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड
बनाया। और हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? जो लोन पेयर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का कौन सा पेयर है? ये हमारे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड बना रहा है। सर ये बॉन्ड नहीं बना रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। क्या कहना चाह रहे हो? सर कहना ये चाह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे पास में अगर लोन पेयर आ जाता है मॉलिक्यूल में तो उससे बॉन्ड एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा। 3 एग्जांपल ले रहा हूं, उनसे समझते हैं। 3 एग्जांपल ले रहा हूं, उनसे समझते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया CH4, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया NH3, ठीक। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया H2। इन तीनों में अगर आप कंडीशन देखो भाई, हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही। भाई इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का हो, सब समझ चुके हैं। अगर आपने इनऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो भाई जाकर देख लो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक डाल रखा है। आप वहां जाइए, क्लिक करिए और एंजॉय करिए लेक्चर्स को। चलिए यहाँ पर बात करते हैं पहले CH4 की। भाई CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 हमने निकाल रखा है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? NH3, ये भी हमारा sp3 होता है, निकाल रखा है। H2 में हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3, ये भी हमने निकाल रखा है। आपने नहीं निकाला तो लेक्चर जाके देख लीजिए। भाई sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? भाई ज्योमेट्री क्या होगी मुझे ये बता दो। हम कहेंगे सर sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हो क्या होता है? हाँ जानते हैं, कई बार पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे हमने, है ना। चलो एक काम करते, बनाने की कोशिश करता। अपने पास यहाँ कार्बन है, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये होता है, हमारे पास एक बॉन्ड ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड इस साइड रहेगा, ठीक है। एक बॉन्ड मेरा आगे की साइड होता है, ओके। और एक बॉन्ड मेरा कहां होता है भाई? पीछे की साइड होता है। एक बॉन्ड मेरा पीछे की साइड होता है। कुछ ऐसी तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, बिल्कुल होती है। इसी टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो हम एक काम करते हैं भाई, जब तीनों का ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो तीनों में बना देते हैं। लेकिन सर एक और चीज है, यहाँ कार्बन नहीं आएगा ना, यहाँ कौन आएगा? यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि NH3 की बात करेंगे। यहाँ कार्बन नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ कौन आएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये तो ज्योमेट्री की बात रही, लेकिन क्या एक्चुअल में यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वही शेप होती है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। इन तीनों केसेस में अगर आप देखोगे CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता है। अगर आप NH3 की बात करोगे यहाँ पर एक लोन पेयर देखने को मिलेगा, और H2O में आपको 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे। ये सब पहले हम खत्म कर चुके हैं भाई सारी कहानी। अपन को जानना क्या? हमको यहाँ पर जानना है इनकी शेप। हमको क्या जानना है भाई? यहाँ पर इसकी शेप जाननी है। शेप क्या होगी? शेप क्या होगी? तो शेप भाई इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आ रहा है भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ रहे हैं। तो सर एक काम करो, पहले तो देखो क्या यहां पर कोई भी आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर आपको कोई भी लोन पेयर दिखाई दे रहा है? हम कहेंगे नहीं है सर। 4 हाइड्रोजन है, चारों से एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। चारों से एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। लगा दीजिए सर। हमने क्या किया? चारों से एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाइए NH3 पे। सर यहाँ पर मैं देख रहा हूं 3 हाइड्रोजन है, एक क्या है? लोन पेयर है। एक हाइड्रोजन लगाया, दूसरा हाइड्रोजन लगाया, तीसरा हाइड्रोजन लगाया। सर यहाँ पर तो है ही नहीं बॉन्ड, मतलब है ही नहीं हाइड्रोजन, तो होगा क्या भाई? होगा ये सर, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एक लोन पेयर। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आइए भाई, आगे आइए। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर सर अपने पास 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके अलावा कोई हाइड्रोजन है नहीं। कौन है? लोन पेयर। कितने? 2। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपना लोन पेयर आएंगे। कितने? 2। एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर यहां से, अगर यहां से मैं देखता हूं क्या देखूंगा भाई?
अगर मैं यहां से देखूं इनकी शेप तो क्या होती है? इसको अगर मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं और ऊपर तीनों को मिला दूं तो मैं क्या देखता हूं भाई? ये मेरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? इसकी शेप हो जाएगी सर टेट्राहेड्रल। सर इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगी, चतुष्फल की रहती है। NH3 की बात करो, NH3 की बात करें, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और यहां पर आप इसको इससे मिलाएंगे तब ये टेट्राहेड्रल बनती है, तभी आपकी टेट्राहेड्रल बनती है। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन यहां तो ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है ना, हाइड्रोजन नहीं है तो लोन पेयर को हम मानते नहीं। अब लोन पेयर को छुपाओ, अब लोन पेयर को छुपाओगे तो आपको क्या लगेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर कुछ इस तरह से क्या कर रहा है? शेप बना रहा है, तो एक पिरामिड टाइप बना रहा है। क्या बना रहा है? पिरामिड, और वो भी कैसा? त्रिकोण वाला। तो हम इसका नाम बोल देंगे, इसकी शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप। भाई शेप ज्योमेट्री सारी चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। शेप और ज्योमेट्री हर एक मॉलिक्यूल की कैसे निकालते सब सीख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जाकर आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो इनऑर्गेनिक वाला, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। यहां हम बात करें, अगर इन दोनों लोन पेयर को छुपा दूं मैं तो आपको देखेगा ये कुछ इस तरह से वी शेप बना रहे हैं, तो इसकी जो शेप हो जाएगी दैट बिकम वी शेप। ये आपकी वी शेप हो जाएगी। सर हमको ज्योमेट्री से नहीं मतलब है, हमको शेप से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? हमको मतलब है सर बॉन्ड एंगल से, हमको मतलब है बॉन्ड एंगल से। मुझे ये बताओ कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या होता है? आपको एक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, सर ये क्या थ्योरी है और क्या कहती है? आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, हमने शायद उसमें आप जब बीबीटी देखोगे, बीबीटी एमओटी, वहां पर हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है कि आपको VSEPR थ्योरी क्या होती है। देखो VSEPR थ्योरी में हमारा केवल एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और वो स्टेटमेंट ये होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। सर इनमें लोन पेयर की बात करो या बॉन्ड पेयर की बात करो, इनमें होते तो इलेक्ट्रॉन है ना, बिल्कुल होता है सर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्सन तो होगा। एक लोन पेयर इधर आया, दूसरा लोन पेयर इधर आया, भाई इस लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन होगा? बिल्कुल होता है। इधर से बॉन्ड पेयर आया, इधर से लोन पेयर आया, तब भी रिपल्सन होगा। एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर है, तब भी। क्यों? क्योंकि सर है तो चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, है तो इलेक्ट्रॉन्स ना, है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है सर किसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ये बताती है हमारी VSEPR थ्योरी। उसने हमसे सीधा सीधा एक चीज कह दी, क्या कह दी? अगर सर आपके पास लोन पेयर है, अगर आपके पास लोन पेयर है तो इनके बीच में होने वाला रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन लोन पेयर से कम होता है, और सर सबसे कम जो आपका रिपल्सन होता है वो किसमें होता है? आपका बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है। आई होप इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको पता है VSEPR थ्योरी की, तो हम अपना बॉन्ड एंगल का ये फैक्टर समझ सकते हैं। मतलब क्या है सर? अगर लोन पेयर तो रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड पेयर में कम होगा। भाई यहां पर आ जाइए, यहां पर अगर हम बात करें, भाई इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? मान लीजिए दिस इज θ1, दिस इज θ2 और दिस इज θ3, ऐसा बोल देते हैं। भाई इनके बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड एंगल θ1, इनके बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड एंगल θ2 और इनके बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड एंगल θ3। हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं सर, θ1 की बात करें, यहां पर कोई बॉन्ड लोन पे नहीं है, और लोन पे नहीं है, शेप कौन से? टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन sp3। सर बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, बिल्कुल होगा सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपका हाइब्रिडेशन sp3 है और आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से भी टेट्राहेड्रल, तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। प्रॉब्लम आई यहां, अपने पास आ गया कौन? लोन पेयर।
अब लोन पेयर क्या करेगा, यहां पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं था, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है। अब यहां लोन पेयर आया तो लोन पेयर ये क्या करेगा भाई, ये लोन पेयर इधर बॉन्ड्स पर क्या करेगा भाई, रिपल्सन करेगा, यानी ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, तो ये मान के चलो ऊपर से लोन पेयर नीचे के बॉन्ड पेयर पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास में बॉन्ड्स होंगे वो सिकुड़ कर थोड़े से क्या आएंगे, पास, जब सिकुड़ कर पास आएंगे तो इनके बीच में जितना एंगल होगा वो सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं भाई जो θ2 है, ये θ2 आपको क्या हो जाएगा, θ2 कम हो जाएगा θ1 से, θ2 क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा θ1 से, θ2 कम हो जाएगा θ1 से, क्योंकि यहां पर दबाव पड़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। पहले θ1 कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट था ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं θ1 से θ2 क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यह ज्यादा रिपल्सन लगता है। अब यहां पर आओ भाई, यहां पर आने के बाद मैं देख रहा हूं लोन पेयर रोल पेयर को आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन करेंगे, फिर लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेंगे, ये वाला इसको रिपल्सन करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाए, और ज्यादा सिकुड़ जाएगा, और ज्यादा सिकुड़ जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, यहां हम ये बोल सकते हैं यहां पर तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, मतलब यहां हम बोल सकते हैं कि θ3 जो है वो और भी कम हो जाएगा θ2 से भी, और θ2 कम है किससे, θ1 से भी। मतलब यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं सर, अगर जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, अगर सेम हाइब्रिडेशन है तो आप लिख सकते हैं अगर आपका मॉलिक्यूल पर हाइब्रिडेशन सेम है तो लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल हमारा कम होता जाता है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड फैक्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम बात कर लेते हैं अपने फैक्टर नंबर 3 की। अब हमारा ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, सिंपल सी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर समझना है तो बस आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिवाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल एटम। मतलब क्या है सर, कहना क्या चाहते हो, चलिए समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझ लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। सेंट्रल एटम पेरिफेरल एटम कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, दो एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, दूसरा इधर, काम खत्म। क्या है एग्जांपल अपने पास, एक मैंने लिया NH3, ठीक है, एक लिया मैंने PH3, लगाने की जरूरत नहीं, दूसरा हमने ले लिया PH3, ठीक है, NH3 दूसरा PH3, ओके। इधर भी ले लीजिए OF2 OCl2, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। मुझे जानना है, मुझे एक चीज जाननी भाई, मुझे क्या जानना है, बॉन्ड एंगल जानना है, मुझे क्या जानना है, बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली बताते हैं। यहां पर जानना है मेरे को बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसमें भी जानना है मेरे को बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। सर आपको केवल एक चीज देखनी है और वो देखनी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की और पेरिफेरल एटम। सेंट्रल एटम जो बीच में लगा हुआ एटम है वो सेंट्रल एटम है, उससे लगे हुए सारे एटम क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल एटम। जैसे यहाँ पर एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन पेरिफेरल एटम हो गया। या फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन लगे, फास्फोरस सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन पेरिफेरल एटम। या ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन लगे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, फ्लोरीन पेरिफेरल एटम। आई होप क्लियर होगी, ठीक है। यह एक चीज देखो, बॉन्ड एंगल अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, पेरिफेरल की बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहां पर एक चीज देखो भाई, क्या देखना है सर, पेरिफेरल एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दोनों में, सेंट्रल एटम अलग है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर कौन है, फास्फोरस है। तो मैं यहाँ से एक चीज देख सकता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे को बतानी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे को बतानी है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होती है। भाई कहना मत के पढ़ानी है हमने, सबने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। वी कैन से द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 या इन NH3 इज मोर देन PH3। डन।
दूसरा इधर देख लीजिए, यहां भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। सर किसके इसके बीच? ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, छोड़ो। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच देखो किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन या सेंट्रल एटम ही नहीं है, कौन है? पेरिफेरल एटम है। और पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। भाई सेंट्रल पेरिफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का क्रम या ऑर्डर। We can say easily the electronegativity is directly proportional to the electronegativity. Sorry, हम गलत बोल गए। Bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom divided by electronegativity of peripheral atom. I hope clear है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला फैक्टर पढ़ते हैं, that is the size of पेरिफेरल एटम। बहुत सिंपल सा है। अभी वाला एग्जांपल देख लो, उसी से समझ जाएंगे। अपने पास OF2 है, ठीक है, अपने पास OCl2 है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं 2 फ्लोरीन, ठीक है। यहां ऑक्सीजन लगे हुए हैं 2 क्लोरीन। भैया एक चीज तो पढ़ी है ना आपने, क्या पढ़ी है हमने पढ़ा है सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं सर? एक ही ग्रुप में होते हैं। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? बढ़ता है। मतलब सर अगर फ्लोरीन का साइज ये है तो क्लोरीन का साइज ये होगा नहीं होगा? भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है तो क्लोरीन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं भाई क्या कि यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा या यहां रिपल्सन ज्यादा होगा? हम कहेंगे सर साइज बड़े हैं तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से दूर दूर जाएंगे। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल मान लीजिए θ2 है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल मान लीजिए θ1 है, तो कौन ज्यादा होगा? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। पेरिफेरल एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, इसलिए हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पेरिफेरल एटम। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अपना लास्ट फैक्टर जो है उसको भी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। एक नाम आ रहा है यहां पर बैक बॉन्डिंग, इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? अपने पास है NH3, 2 एग्जांपल से समझते हैं। NH3, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया NSiH3 का होल थ्राइस। इधर NH3 मान लो, इसके साथ जो मोस्टली पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है NCH3 का होल थ्राइस। इसके पास में एक लोन पेयर है, इसके पास में एक लोन पेयर। अगर आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आप फॉर्मूले से इसका क्या निकालना चाहोगे? हाइब्रिडेशन। गलत निकाल लेते हैं। गलत कैसे निकाल सकते हैं सर? गलत इसलिए निकाल लेते हैं, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, आप कहेंगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जो कि आप बिल्कुल सही कहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। हम इसका हाइब्रिडेशन आपसे पूछने की कोशिश करें, आप कहेंगे सर sp3, जो कि हो जाएगा गलत, और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। sp3 हाइब्रिडेशन है तो सर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, सॉरी हाँ टेट्राहेड्रल हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, अब क्वेश्चन ये है सर ऐसा क्यों? तो समझ लीजिए, यहां पर है नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो गया इसका लोन पेयर, ठीक है, इधर CH3 लगा है, ठीक है, एक आगे की साइड CH3 होगा, बिल्कुल सही बात है, टेट्राहेड्रल बनाना ना, और एक हमारे पास पीछे की साइड CH3, यही तो होगा सर। इसके लोन पेयर हमारे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 के कितने हो गए? 1 2 3 4 हो। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां का केस थोड़ा सा अलग है। यहां पर ये नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा Si, और इससे कितने S जुड़े हैं भाई? SiH3, यहां पर भी एक SiH3, यहां पर भी हमारे पास एक SiH3। ये एक त्रिकोण में आ गए, बिल्कुल, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री। अब प्रॉब्लम
ये होती है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर ये लोन पेयर जो होते हैं इसके पास ये कहां गए, क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होते? हम कहेंगे नहीं होते। फिर जाते कहां है मुझे ये बता दो, जाते कहां है मुझे ये बता दो भाई, जाते कहां है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा सिलिकॉन है इसके पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट पाई जाती है, इनके पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट पाई जाती हैं, जिनमें ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इनमें क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। भाई इन्होंने इनके साथ बॉन्डिंग की, वापस से लोन पेयर जो इनके डी ऑर्बिटल में जाने लगे, इनके पास भी डी ऑर्बिटल है इधर भी जाएंगे, इनके पास भी डी ऑर्बिटल है इधर भी जाएंगे, तो ये वापस से बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। जो बॉन्डिंग पहले होती है उसके अलावा दूसरी बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आपके लोन पेयर इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर रहते नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने बचते हैं, 1 2 3, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होता है हमारा sp2। तो यहां से अगर हम बात करें बैक बॉन्डिंग में, अगर आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, हाइब्रिडेशन है टेट्राहेड्रल में इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब लोन पे लग जाएगा उससे कम हो जाएगा, अभी हमने जाना था, तो इसका बॉन्ड एंगल आता है ऑलमोस्ट 107 डिग्री के ऑलमोस्ट इसका क्या आता है, हमारा बॉन्ड एंगल आता है। यहां कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाता है आपका 120 डिग्री। तो देखो बैक बॉन्डिंग होने से इनके बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास भाई बॉन्ड पैरामीटर्स में 3 चीजें थी। कौन कौन सी भाई, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, बॉन्ड एंगल हमने यहां कर लिया है। अब अगले वाले लेक्चर में मिलने वाले हैं आपसे बॉन्ड एनर्जी के साथ, बहुत ही डिटेल प्यारा सा लेक्चर होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीज सीख के चलेंगे, कहीं पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ एक ही है, वो है आपका शेयर करना। तो जितने भी आपको क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, स्कूल मेट है, कॉलेज मेट है, जो भी है भाई उनको भेजो, जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। तो बस इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।